गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत के भौतिक स्वरूप में हमारा टॉपिक जो आज का रहेगा वो है दोआब। दोआब से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जो इससे पहले हमारा जो टॉपिक था इसी चैप्टर में वो हमारा था बाबर, तराई, खादर और बांगर वाला। आज हम देखेंगे दोआब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, दो नदियों के मध्य मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। दोआब कहते हैं। ठीक है, नदियों द्वारा, अब नदी क्या है, अपने साथ में मिट्टी लेकर आती है। नदियों द्वारा निक्षेप से पुरानी कांप मिट्टी के प्रदेश इन नदियों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, दो नदियों के मध्य मैदानी भाग को दोआब कहते हैं। नदियों द्वारा निक्षेप से पुरानी काम मिट्टी के प्रदेश इन नदियों को एक दूसरे से अलग करती है। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारी एक नदी है। ठीक है, ये हमारी नदी होगी। इसके बाद में दूसरी नदी ये होगी हमारी। अब इनके अंदर बरसात के मौसम में पानी की गति तेज़ होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ मिट्टी का निक्षेप करती जाएगी। ठीक है, ये नदी इस साइड निक्षेप कर रही है। तो जो ये बीच का भाग होता है इसे क्या बोला जाता है, दोआब। दो नदियों के मध्य स्थान जो मिट्टी निक्षेपित होती है उसे दोआब का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखा जाए तो कौन कौन सी जो भारत की नदियां हैं वो दोआब का निर्माण करती है। नंबर 1 पर हम देख सकते हैं गंगा और यमुना। नंबर 2 पर व्यास नदी और सतलुज नदी, उनके बीच में भी सतलुज के बीच में भी दोआब पाया जाता है। उसके बाद में देखा जाए 3 नंबर तो व्यास और रावी नदी के मध्य दोआब पाया जाता है। इसके बाद में 4 नंबर पर देखा जाए तो रावी और चनाब के बीच में। इसके बाद में 5 नंबर पर देखा जाए तो चनाब और झेलम के बीच में। ठीक है, तो ये गंगा यमुना भी दोआब बनाती है। इनके मध्य भी ये इस प्रकार की जो मैदानी भाग है उसका निर्माण किया जाता है। व्यास और सतलुज के बीच में भी दोआब पाया जाता है। फिर रावी और चनाब के बीच में और चिनाब और झेलम के बीच में भी दोआब पाया जाता है। तो इस प्रकार से दो नदियों के मध्य स्थान है जहाँ पर मिट्टी निक्षेपित होती है उसे दोआब की संज्ञा दी गई है। अब जो आगे हमारा एक न्यू टॉपिक है वो है सहायक नदी।
सहायक नदी से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी, सहायक नदी तथा सहायक नदी मुख्य नदी की, सहायक नदी मुख्य नदी में आकर मिलती है, में आकर मिलती है। वह यह मुख्य नदी को जल प्रदान करती है। अब देखा जाए एक डायग्राम जैसे, ठीक है, ये नदी है, इसके अंदर आके कुछ नदियाँ मिल रही हैं, तो ये क्या होगी? ये सहायक नदी है, सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी। जैसे ये हम मान के चलते हैं भी ये गंगा है। ठीक है, अब गंगा की जो सहायक नदी है वो देखते हैं। यहाँ मान लीजिए चंबल है, ये गंगा की सहायक मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में वेतवा है, ये भी गंगा की सहायक है। उसके बाद में अगर नीचे देखें तो ये सोन नदी, ये गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो केन हो गया। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और इससे जो इधर यमुना में आके सारी गिरती है। उसके बाद में एक यहाँ से और निकलती है गंगोत्री से, और एक यहाँ से एक और निकलती है शारदा। ठीक है, इसमें बहुत सारी घाघरा नदी, तो इस प्रकार ये नदियाँ हैं जो सहायक नदियाँ कहलाती है। ये अपना जल है वो मुख्य धारा में या मुख्य नदी में लाकर गिराती है, ऐसे सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो एक हमारा आगे का टॉपिक और रहेगा, इसी से संबंधित है, वितरिका से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अब वितरिका है ना, ये क्या करती है? ये मुख्य नदी से जल को लेकर जाती है। सहायक तो नदी मुख्य नदी में जल लाकर गिराएगी, और वितरिका है वो मुख्य नदी से जल लेकर जाएगी। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वितरिका मुख्य नदी की एक शाखा होती है। यह मुख्य नदी का जल बहाकर ले जाती है। जो वितरिका होती है वो मुख्य नदी से जल लेकर जाएगी, और सहायक नदी है वो मुख्य नदी की धारा है उसके अंदर जल लाकर गिराएगी। तो ये आज का दोआब, दो नदियों के मध्य स्थान। ठीक है, फिर गंगा यमुना के बीच में, व्यास सतलुज के बीच में आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो व्यास रावी चिनाब और झेलम, और उसके बाद में सहायक नदी, और उसके बाद में वितरिका है वो जल लेकर जाएगी। ये एक शाखा होती है नदी से, जल को लेकर जाती है और ये जल लाकर गिराती है।